नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ब्राउज़र के अंदर का अनसीन इंजन। हम सब जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ब्राउज़र उसको चलाता है, पर इन दोनों के बीच में आखिर होता क्या है? रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो शुरू करते हैं। देखो, कोड लिखना आसान है, पर यह समझना कि ब्राउज़र उस कोड को कैसे समझता है, कैसे उससे एक पूरा वेब पेज बनाता है और आपके हर क्लिक पे रिएक्ट कैसे करता है, बस यही एक नॉर्मल डेवलपर और एक एडवांस डेवलपर में फ़र्क लाता है। तो आज हम इसी बीच की कहानी को आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ये है आज का अपना सफ़र। सबसे पहले हम डॉम को समझेंगे, जो हर वेब पेज की नींव है। फिर हम देखेंगे कि जब आप क्लिक करते हो तो उस क्लिक का सफ़र कैसा होता है इवेंट प्रोपगेशन में। उसके बाद ब्राउज़र डेटा कैसे स्टोर करता है और आखिर में अपनी वेबसाइट की स्पीड को एक प्रो की तरह कैसे नापते हैं। हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द डॉम। इसको आप ऐसे इमेजिन करो जैसे ये किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट यानी नक्शा है। जैसे ब्लूप्रिंट के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही डॉम के बिना एक वेब पेज इंटरैक्टिव नहीं हो सकता। तो ये डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आखिर है क्या? सिंपल है। जब भी ब्राउज़र एक HTML फाइल को पढ़ता है तो वो उसे एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। बस यही स्ट्रक्चर डॉम है। इसी की वजह से जावास्क्रिप्ट आपके HTML एलिमेंट्स को देख पाता है, उन्हें सिलेक्ट कर पाता है, उनका कलर बदल पाता है, उन्हें हाइड कर पाता है। मतलब एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट को डायनामिक एप्लीकेशन बनाने का रास्ता डॉम से ही गुजरता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब स्क्रीन पर देखो, DOM का स्ट्रक्चर एक पेड़, एक ट्री जैसा होता है, जिसमें हर HTML टैग एक नोड या ऑब्जेक्ट बन जाता है। सबसे ऊपर रूट यानी HTML टैग, उसके नीचे उसकी ब्रांचेस, हेड और बॉडी, फिर बॉडी के अंदर डिव, उसके अंदर p टैग। हर एलिमेंट एक ब्रांच या पत्ते की तरह है और जावास्क्रिप्ट इस पूरे पेड़ में कहीं भी जाकर किसी भी एलिमेंट को पकड़ सकता है। यहां तक सब क्लियर है ना कि डॉम एक ट्री स्ट्रक्चर है जिसके साथ जावास्क्रिप्ट बात करता है। फोकस बना हुआ है? चलो आगे बढ़ते। ओके, तो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तो तैयार है। अब टाइम है उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग फिट करने का। वेलकम टू सेक्शन 2, इवेंट प्रोपगेशन। अगर डॉम बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट था तो इवेंट्स उस बिल्डिंग की वायरिंग और स्विचेस हैं। जब भी कोई यूजर बटन क्लिक करता है, एक इवेंट फायर होता है। अब ये इवेंट डॉम ट्री में ट्रैवल कैसे करता है? वही है इवेंट प्रोपगेशन। जरा सोचो, एक बड़े से बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बटन है। जब आप उस बटन पर क्लिक करते हो तो क्लिक की आवाज पहले बटन सुनेगा या उसके बाहर वाला बॉक्स? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ना। इसका जवाब इवेंट प्रोपगेशन के कॉन्सेप्ट में ही छुपा है। तो देखो, एक इवेंट का सफर 3 फेजेस में होता है। सबसे पहला कैप्चरिंग फेज, जिसमें इवेंट डॉम ट्री में सबसे ऊपर से नीचे यानी आपके टारगेट एलिमेंट की तरफ आता है। दूसरा है टारगेट फेज, जब इवेंट फाइनली अपने असली टारगेट तक पहुंच जाता है। और तीसरा, जो सबसे कॉमन है, वो है बबलिंग फेज, जिसमें इवेंट टारगेट से वापस ऊपर रूट एलिमेंट की तरफ जाता है। सिंपल, ट्रिकल डाउन एंड देन बबल अप। अब ये स्लाइड देखो, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर टाइम हम सिर्फ बबलिंग फेज से डील करते हैं। इसका मतलब जब आप एक p टैग पर क्लिक करते हो तो पहले p का इवेंट हैंडलर चलता है, फिर उसके पेरेंट div का, और ऐसे ही ऊपर तक। कैप्चरिंग इसका बिल्कुल उल्टा है। इवेंट पहले HTML पर आता है, फिर बॉडी पर और आखिर में p तक। याद रखना, बाय डिफॉल्ट सारे इवेंट हैंडलर्स बबलिंग फेज में ही काम करते हैं। और हाँ, इस सफर को बीच में रोका भी जा सकता है। एक मेथड है event.stop_propagation। इससे इवेंट को बबल अप होने से रोका जा सकता है। मान लो आप चाहते हो कि सिर्फ बटन का क्लिक हैंडलर चले, उसके पेरेंट बॉक्स का नहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। पर इसे ध्यान से यूज करना, क्योंकि इससे कभी कभी पेज में अनएक्सपेक्टेड डेड जोन्स बन जाते हैं जहां इवेंट्स आगे बढ़ते ही नहीं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये। कैप्चरिंग और बबलिंग का लॉजिक समझ में आया कि इवेंट ऊपर से नीचे आता है और फिर नीचे से ऊपर जाता है। रियल लाइफ में इसका यूज इवेंट डेलीगेशन जैसे पावरफुल पैटर्न्स में होता है, जिसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। चलो अब बिल्डिंग के स्टोर रूम में चलते हैं। सेक्शन 3, ब्राउज़र्स मेमोरी। यहां हम देखेंगे कि ब्राउज़र डेटा को कैसे स्टोर करता है ताकि पेज रिफ्रेश होने पर भी डेटा सेव रहे, और कॉपी पेस्ट जैसे कॉमन ऑपरेशंस को कैसे अच्छे से हैंडल करता है। तो ब्राउज़र में डेटा स्टोर करने के 2 मेन तरीके हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का डेटा ब्राउज़र बंद करके दोबारा खोलने पर भी मौजूद रहता है।
ये सभी टैब्स और विंडोज़ के बीच शेयर्ड होता है, जैसे यूज़र की थीम सेटिंग सेव करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सेशन स्टोरेज सिर्फ एक टैब तक ही जिंदा रहता है। जैसे ही टैब बंद, डेटा खत्म। ये टेम्पररी फॉर्म डेटा स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की। पहले क्लिपबोर्ड को एक्सेस करने के लिए document.exec कमांड यूज होता था, लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एक, ये सिंक्रोनस था, यानी जब तक कॉपी पेस्ट का काम पूरा ना हो पूरा पेज फ्रीज हो जाता था। और दूसरा, इसमें बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क्स थे। इस कोड को देखो। इसका मतलब है कि कोई भी वेबसाइट बिना आपको बताए आपके क्लिपबोर्ड में कुछ भी डेंजरस कोड कॉपी कर सकती थी। सोचो अगर किसी ने rm-rf/ जैसी कमांड कॉपी कर दी और आपने अनजाने में उसे टर्मिनल में पेस्ट कर दिया तो पूरा सिस्टम साफ। इसी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इस पुराने मेथड को हटा दिया गया। और इसका सल्यूशन है नया मॉडर्न एसिंक क्लिपबोर्ड एपीआई। ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहला, ये एसिंक्रोनस है, मतलब पेज को ब्लॉक नहीं करता। दूसरा, ये सिक्योर है, ब्राउज़र आपसे परमिशन मांगेगा जब कोई वेबसाइट क्लिपबोर्ड से कुछ पढ़ना चाहेगी। और इसका परमिशन मॉडल बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो आगे से हमेशा navigator.clipboard ही यूज़ करना है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर इंटरव्यू में exec कमांड और नए क्लिपबोर्ड एपीआई के बीच का फ़र्क पूछा गया तो क्या इसके सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस बेनिफिट्स अच्छे से समझा पाओगे? रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। चलो, अब अपनी बिल्डिंग के इंस्पेक्शन का टाइम आ गया है। सेक्शन 4, मेजरिंग स्पीड। अब हम सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ठीक से, बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे मेजर करें। क्योंकि याद रखो, जो चीज़ मेजर नहीं हो सकती वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। पहले डेवलपर्स टाइम मेजर करने के लिए न्यू डेट का यूज़ करते थे, पर इसमें दो दिक्कत आती थी। एक, ये सिर्फ मिलीसेकंड तक एक्यूरेट था, और दूसरा, अगर यूज़र अपने कंप्यूटर का टाइम बदल दे तो पूरी मेजरमेंट गलत हो जाती थी। इसका सल्यूशन है performance.now। ये माइक्रोसेकंड तक एक्यूरेट है, यानी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, और सिस्टम टाइम से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुन रहे हो? ये हमेशा रिलायबल रहता है। इससे आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस एपीआई कितना पावरफुल है। इससे आप अपने कस्टम फंक्शंस की स्पीड, ब्राउज़र ने पेज पर पहली चीज़ का पेंट की, इमेजेस और स्क्रिप्ट्स लोड होने में कितना टाइम लगा, और पूरा पेज लोड होने का ब्रेकडाउन जैसे कई इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स मेजर कर सकते हो। यह एक डेवलपर का सुपर पावर है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अभी आप क्या करोगे? एक छोटा सा फंक्शन बनाओ और उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड performance.now से मेजर करके देखो। वीडियो को पॉज करो और अभी ट्राई करो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। गलती हो तो फिक्स करो, लेकिन ट्राई जरूर करना। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से सभी की पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। पहला, डॉम वेब पेज का ब्लूप्रिंट है। दूसरा, इवेंट्स 3 फेज में ट्रैवल करते हैं: कैप्चरिंग, टारगेट और बबलिंग। तीसरा, लोकल स्टोरेज परसिस्टेंट डेटा के लिए और सेशन स्टोरेज टेम्परेरी टैब स्पेसिफिक डेटा के लिए है। और चौथा, हमेशा मॉडर्न, सिक्योर और एक्यूरेट एपीआईज जैसे एसिंक क्लिपबोर्ड और परफॉर्मेंस एपीआई का ही यूज करना चाहिए। अब आपको ब्राउज़र के इंजन के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा पता है, तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि अब आप अपनी अगली जावास्क्रिप्ट की लाइन किस अलग सोच के साथ लिखोगे? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और भी डीप डाइव करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।